नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा। मेरी क्वालिफ़िकेशन MA, M.Ed, M.Phil, डबल PhD और वर्तमान में मैं मॉडर्न कॉलेज प्रोफेशनल स्टडी मोहन नगर गाज़ियाबाद में प्राचार्य के पद पर हूँ। पिछले 25 वर्ष का शैक्षिक अनुभव है मेरे पास। लेकिन इस समय जो मुझे एक सफलता मिली है, एक मैं प्रतिष्ठित पद पर हूँ, उसके पीछे का संघर्ष मैं आपके सामने कुछ साझा करना चाहूँगी कि उसके पीछे क्या संघर्ष रहा है और किन किन लोगों की तपस्या, किन किन लोगों के मार्गदर्शन, किन किन लोगों की शुभकामनाओं और आशीर्वाद का प्रतिफल है जो आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं एक बहुत छोटे से कस्बे, जो कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत छोटा टाउन है, सिरसागंज, वहाँ से मेरा जन्म स्थान है। किस्मती से मैं एक शिक्षक परिवार के यहाँ पैदा हुई और 5 बहन 2 भाई मेरे हैं। मैं सबसे छोटी हूँ घर में और सबसे छोटे होने के नाते मुझे सबका अथाह स्नेह मिला और मार्गदर्शन भी मिला। मेरे पिताजी, जो कि एक बहुत ही बुद्धिलब्धि, प्रतिष्ठित और बहुत ईमानदार जिसको कहते हैं शिक्षक थे। उन्होंने केवल, उनके पास पैसा बहुत नहीं था, अथाह मेहनत करने के बाद उन्होंने भी अपनी यात्रा वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई कि बेटे बच्चों, अगर पढ़ लोगे तो आप कुछ कामयाबी हो जाओगे, अन्यथा हमारे पास तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो हम आपको विरासत में दे के जाएंगे। तो मेरी सारी बहन प्राइवेट पढ़ी, क्योंकि वहाँ पर उस समय डिग्री कॉलेज नहीं था। 12th तक मेरे फादर जिस कॉलेज में थे, हमारी सबकी 12th तक की जो एजुकेशन थी वो वहाँ पर हुई, लेकिन उसके बाद सब ने प्राइवेट पढ़ा। मेरे से बड़ी बहन थी, वो MSc केमिस्ट्री से की हुई थी और वो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थी, बल्कि डिस्ट्रिक्ट टॉप करती थी। उन्होंने ज़रूर वहाँ से आगे थोड़ा सा दूर पे शिकौवा था, वहाँ पर MSc किया और उन्हें हमेशा, क्योंकि वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी, इसलिए फादर ने उनको रेगुलर पढ़ाया। उसके बाद जब मैं आई तो मैं थोड़ा सा उतना पढ़ने में नहीं थी, जो कि एक कंपैरिजन होने लगता है। बड़ा बच्चा जब घर में बहुत अच्छा होता है, तो मेरे साथ ये समस्या आई कि कॉलेज में जाती थी तो शिक्षक कंपैरिजन करते थे कि सुमन से थोड़ा सा कम, उतनी मेहनत नहीं करती है, और घर में भी मेरे साथ वो कंपैरिजन होता था कि तू सुमन के बराबर नहीं कर पाती है। इसलिए 12th के बाद मुझे साइंस, पहले तो 9th के आने के बाद ही विषय जब सेलेक्ट होते हैं, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं साइंस में आगे अपना कैरियर स्टार्ट करूँ या आगे अपनी शिक्षा लूँ, लेकिन वो कंपैरिजन के कारण कि शायद ये आगे उतना नहीं कर पाएगी, तो मुझे आर्ट्स साइड दिया गया और 12th के बाद मुझे कहा गया कि अब तुम प्राइवेट करो। लेकिन प्राइवेट करने के साथ साथ प्राइवेट मैंने जब किया तो उसी समय MA इंग्लिश से फाइनल कर लिया। बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं आई, लेकिन मैं पास होती गई, क्योंकि घर का परिवेश और घर का वातावरण ऐसा था कि पढ़ने के लिए मौका दिया जाता था, इसलिए मैं पास तो हो गई, लेकिन अंदर एक ललक सी रही। तो मेरे फादर ने भी, उसी साल मेरी शादी भी हो गई, मेरे फादर ने कहा कि क्यों ना तुम तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे विषय में अपना MA दोबारा से करो, तो शायद तुम्हारी परसेंटेज अच्छी हो और आगे कैरियर के लिए तुम्हें सफलता मिलेगी, हेल्पफुल होगा। मैंने फिर हिंदी से MA किया और रेगुलर किया। मेरी शैक्षणिक जर्नी वहाँ से शुरू हुई, अगर सही मायने में तो, क्योंकि उससे पहले मुझे समझ नहीं थी। मैं हर तरफ रहती थी, शहर में छोटे होने के कारण माँ की बहुत लाडली थी। माँ अगर कहीं जाती थी तो उनके पीछे पीछे चली जाती थी, तो माँ कहती भी थी कि मेरे पिछलग्गू चल के चलती है, लेकिन मैं उनके पीछे रह नहीं पाती थी। तो इसलिए थोड़ा सा हर तरफ ऑलराउंडर जिसको कहते हैं, हर तरफ मेरा ध्यान रहता था, केवल पढ़ाई में नहीं रहता था। पर हाँ, यह पास होती गई हर उसमें। तो जब मैंने MA किया, उसके बाद मेरे अंदर की ललक जो पढ़ाई की है वो तीव्र गति से पैदा हुई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे आगे कैरियर में कुछ करना चाहिए। वहाँ से मेरी टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ शिक्षा का। और मैंने जब MA किया, MA के बाद मेरी बच्ची हो गई, क्योंकि मैं शादी के बाद MA कर रही थी। मैं अपना अनुभव एक और साझा करना चाहती हूँ। MA करते समय मेरी जो गुरु थी डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित, उनके अंडर में मैंने डिजर्टेशन किया था। मैं उनके घर जाती थी, उनसे पढ़ती थी। 1-2 बार तो ऐसा समय भी आया कि मैं उनके यहाँ रुकी हूँ और फिर पढ़ाई की है। मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे ये भी ध्यान रखती थी कि इसको खान पान की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी गुरु कम मेरी बहन ज़्यादा थी, बड़ी बहन, और उन्होंने उसी स्नेह के साथ मुझे पढ़ाया। जिस समय मेरा वाइवा होने वाला था, 18 अक्टूबर को मेरी बेटी हुई है और 13 अक्टूबर को मेरी वाइवा की डेट थी। मुझे आज भी वो टीस महसूस होती है गुरु के लिए कि उनकी माँ, क्योंकि उन्होंने मेरी डेट, मैंने कहा था कि दीदी मेरा
अगर बायबा टाइम से नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, तो मेरी डिलीवरी डेट डॉक्टर ने जो दी है कभी भी हो सकती है, तो उन्होंने डेट दे दी और उसी दिन उनकी माँ एक्सपायर हो गई। तो बदकिस्मती से मेरे बायबा कराने के चक्कर में वो अपनी माँ से अंतिम समय में मिलने नहीं जा पाई। इसका शायद मुझे आज तक अफसोस रहता है कि मैंने अपनी गुरु को, उन्होंने मेरी वजह से इतना त्याग किया, और आज भी मैं उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ वो उनकी वजह से हूँ। आगे चलते हैं तो इसके बाद बेटी पैदा हो गई, 2 साल बेटी की परवरिश की, लेकिन मेरे पढ़ने की ललक कम नहीं हुई। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र आगरा हो गया, और आगरा मेरे लिए एक अच्छा अवसर लेके आया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हम दोनों ने वहीं से फिर बीएड किया, एक कॉलेज से बीएड करने के बाद एमएड किया वहाँ पर, क्योंकि जब गुरु उसके साथ मिल गए डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, जो मेरे हस्बैंड दोस्त के बड़े भाई थे, उनका मार्गदर्शन भी मेरे इस जीवन में, मेरे जहाँ मैं पहुँची हूँ उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने पल पल पर मुझे मार्गदर्शन दिया है, और मेरी पीएचडी जो एजुकेशन से हुई है, शिक्षा से, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे गाइड जरूर दूसरे थे, डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता जी, लेकिन पूरा मार्गदर्शन मुझे डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने दिया, जो कि आज आगरा में रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और आगरा यूनिवर्सिटी में अभी भी कार्यरत हैं वो। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ तक जो मैं हूँ, मैं उनकी गाइडेंस की वजह से, उनके मार्गदर्शन की वजह से हूँ। उसके बाद आगे जब मैंने एमफिल किया, एमफिल करने के साथ साथ डॉक्टर उषा यादव से मेरी मुलाकात हुई, और उनके अंडर में उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम पीएचडी कर लो। फिर मैंने हिंदी से पीएचडी किया, और हिंदी से पीएचडी करते करते जब मेरे को पता चला कि हिंदी से पीएचडी मैं कर रही हूँ, मेरी नौकरी लग गई एजुकेशन में, अलवर में। मैं एक छोटे से, मैंने स्टार्टिंग की था अपने कैरियर का 99 में, और जहाँ पर बीएड की ट्रेनिंग दी जाती थी, आर्य महिला टीटी कॉलेज, वहाँ से मेरी नौकरी स्टार्ट हुई। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि नहीं, मुझे एजुकेशन से पीएचडी करनी है, और उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन से पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किया। इस दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, क्योंकि शादी भी हो गई थी, शिक्षा भी प्राप्त करनी है, परिवार भी संभालना है, और बच्चे भी, 2 बच्चे हो चुके थे। मेरा बेटा भी, जब मैं बीएड कर रही थी उस समय बेटा हो गया, तो 2 बच्चे हो गए थे, और दोनों बच्चों को साथ साथ परवरिश करना। इवन कभी कभी मुझे अपना वाकया याद करते हुए प्राउड भी फील होता है, लेकिन लगता है कि कैसे मैंने वो दिन होंगे, क्योंकि उस समय, आज के टाइम में तो बच्चों को केयर करने के लिए बहुत सारे खुले हुए हैं चाइल्ड केयर सेंटर, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। आगरा में मैं जहाँ रहती थी, वहाँ पर हम लोग एयरफोर्स कॉलोनी में रहते थे, और मेरे हस्बैंड के साथ एक काम करते थे। उनकी मिसेस का नाम था संगीता, वो बिहार के थे। मेरे पास आज भी उनका नंबर नहीं है, लेकिन मैं जब भी कभी ऐसा वक्तव्य आता था, उस संगीता का नाम लेना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा और उसका बेटा दोनों बराबर के थे। 1.5 साल का मेरा बच्चा था, 1.5 साल की वो थी। मैं कॉलेज जाती थी सुबह 9 बजे, 11-12 बजे मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी करके आते थे, तो 2-3 घंटे बच्चों को बिल्कुल अकेला रहना पड़ता था, 3 घंटे, कभी कभी 4 घंटे भी। वो संगीता, जो आज मेरी बहुत, उस समय मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, आज पता नहीं जहाँ भी है, ईश्वर उसे बहुत तरक्की दे, उसके बच्चे बहुत ऊपर कामयाबी प्राप्त किए हों, लेकिन मैं उसे उसका एहसान बताना नहीं भूलती हूँ कि वो मेरे बच्चे को साथ साथ रखती थी। मैं उसकी वजह से अपना पूरा फ्लैट खाली छोड़ के जाती थी, और वो मेरे बच्चे को कभी कभी, उसने पॉटी कर लिए तो पॉटी तक धोई है, खिलाना, ये सब करना। तो ऐसे स्ट्रगल करके और मैं कॉलेज जाती थी, क्योंकि मेरे को पढ़ने की इच्छा थी। आज के टाइम का होता तो हो सकता है कि आज, इसीलिए आज मैं जिस कॉलेज में हूँ वहाँ पर बीएड एमएड होती है। बच्चियाँ मेरे पास अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके आती हैं, मैम आपको नहीं पता है कि हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम है, हमारे ये है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटे, प्रॉब्लम हर समय होती हैं, हर जगह होती हैं। जब हम पैदा हुए, ईश्वर ने हमें कहीं ना कोई, किसी न किसी समस्या, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है, उस प्रॉब्लम का भी समाधान निकलता है अगर आपके अंदर दिली इच्छा है। क्योंकि आपकी पढ़ाई भी आपकी प्राथमिकता है। आप जो शिक्षा लेने आ रहे हो, अगर वो विद्यालय में रेगुलर नहीं ली, तो शायद आप, आज मैं उनको अपना एग्जांपल देती हूँ कि आज मेरे माँ बाप ने भी सोचा होता कि क्या करेगी पढ़ के, या हस्बैंड ने सपोर्ट ना किया होता कि बच्चे ही पढ़ लो, तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती, जो इतने बड़े महाविद्यालय को एक प्राचार्य के रूप में मैं चला रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आज मैं बहुत सारे लोगों को वो शिक्षा दे रही हूँ, और इसीलिए मुझे नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी, मैं अग्रसर भी हूँ और बहुत तटस्थ रूप से उसका मैं समर्थन करती हूँ।
कि औरत सिर्फ इसलिए शिक्षित नहीं होनी चाहिए कि वो अपना नौकरी करे या पैसा कमाए, वो इस शिक्षित होनी चाहिए क्योंकि उसे 2 घर संभालने हैं। पहले अपने माँ बाप का घर उसने नाम कमाया और अपना घर संभाला, उसके बाद अपना पति का घर, और आगे चल के अपने बच्चों को संभालना है। अगर वो शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगी, अच्छी चीज़ें कर पाएगी और आगे चल के उन बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। मैं कुमार विश्वास को बहुत पढ़ती भी हूँ और फॉलो भी करती हूँ। मुझे एक चीज़ उनकी एक बार कहीं बोल रहे थे तो वो बड़ा अच्छा लगा कि दुहिता शब्द का उन्होंने अर्थ कहा। वैसे तो दुहिता का मतलब उन्होंने कहा कि वो जो जिसको ना दूरे हिता, मतलब जिसको दूर कर दिया या उसका तात्पर्य होता है। उनके पिता ने उसका अर्थ बताया था, संस्कृत में यही था, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दुहिता का तात्पर्य है कि 2 कुलों का हित करने वाली दुहिता, जो ऐसी पुत्री जो 2 कुल में जाती है, 2 घरों को संभालती है। और मैं उस बात की पुरजोर समर्थक हूँ कि वास्तव में जो लड़की है उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 2 घर को संभाल रही है, वो माँ बन रही है, वो एक नई पीढ़ी को तैयार कर रही है। तो अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी, अगर वो समझदार नहीं होगी, अगर वो बौद्धिक रूप से सशक्त नहीं होगी, मानसिक रूप से सशक्त नहीं होगी, तो ना ही वो अगली पीढ़ी को उतना सशक्त बना सकती है, ना ही वो सही निर्णय ले सकती है। इसलिए नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है और जिसकी मैं पुरजोर समर्थक करती हूँ। इसके साथ ही आज जब मैं कभी बात करती हूँ, क्योंकि मैं एक NGO भी चलाती हूँ, अमृत मंथन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, तो समाज में जितने भी विघटन हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो परिवार के रिश्तों को लेके हो, या आपसी परिवार कैसे पिता पुत्र को नहीं समझ रहा, पत्नी पुत्र को नहीं समझ रही, आपसी विघटन हो रहे हैं, उनको लेके हो, कभी कभी मैं उन विषयों पर भी बहुत ज़्यादा अपना विचार रखने का प्रयास करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो आधुनिकतावादी है, जो हमने अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से हमने अपनी जड़ें काट ली हैं। आधुनिकता अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी से सशक्त होना इसलिए क्योंकि वो टूल की तरह आपके साथ काम करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी आपके ऊपर हावी हो जाए, वो वहाँ पर बीमारी बन जाती है, वो वहाँ पर नासूर का काम करने लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग में जहाँ ये संबंध खराब हो रहे हैं, वहाँ वो टेक्नोलॉजी, ये गैजेट्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। आपके अंदर वो ऐसा एक बीमारी, एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना शराब की लत लग जाना एक बुरी लत है, ऐसे ही ये आप एडिक्ट हो रहे हैं उसके। घर में 4 लोग हैं तो चारों के पास मोबाइल है। खाने की टाइम पहले तो किसी के पास फुर्सत नहीं है, माँ अपने या तो व्यवसाय में है या नौकरी कर रही है, या अगर नौकरी और व्यवसाय नहीं भी कर रही तो घर में टीवी सीरियल, उनके सास कौन बनेगा, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, वो सास बहू के और ये सारे कितने सारे सीरियल जो चल रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ, ना मुझे उसमें देखने का कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि वो सीरियल्स कहीं ना कहीं हमारे अपने परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी आज अगर जितने लोग भी ये दर्शक सुन रहे होंगे, मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ, उन सब माँओं को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आप समझदार हैं, अगर आप अपने आगे वाली पीढ़ी को कुछ समझदारी कुछ देना चाहती हैं, तो ऐसी चीज़ों को खुद ना देखें, क्योंकि मूल्य और संस्कार कोई ऐसा नहीं है, आज तक उसकी कोई ना तो वैक्सीन बनी है, ना कोई ऐसा कैप्सूल बना है कि उसको आप बच्चों को पिला देंगी और उससे वो संस्कारवान या मूल्यवान हो जाएगा। आपको अपना परिवेश, अपना व्यवहार ही ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि वो उस तरह की चीज़ें सीख सके। तो आपको पहले खुद छोड़ना होगा, आपको पहले वो बुरी आदतें जो खराब हैं, वो बुरी चीज़ें जो खराब बच्चों को करती हैं, वो खुद से हटानी होंगी, तब आप कर सकते हैं। आप झूठ बोलना बच्चे के लिए गलत है, तो आप भी झूठ ना बोलें, तब आ जाके होगा। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि हमें ये तो बताते हैं कि ये झूठ बोलना गलत है, लेकिन अगर माँ है या बाप है, मोबाइल पर बात कर रहे हैं और अगर उन्हें झूठ बोलना है तो 2 मिनट नहीं लगते कि नहीं भाई मैं तो वहाँ पर हूँ। तो ये सारी चीज़ें बच्चा वो नहीं देखता है, वो नहीं पढ़ रहा है जो किताबों में लिखा है, बच्चा वो सीख रहा है जो आपके घर में चल रहा है, जो आपके परिवार में चल रहा है, जो आपके आसपास घटित हो रहा है, वो उसको सीख रहा है। क्योंकि व्यावहारिक चीज़ें ज़्यादा सीखी जाती हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ के केवल एग्जाम तक, परीक्षाओं तक सीमित रह जाती हैं। तो इसलिए हमारी आज की पीढ़ी को, आज की माँओं को सबसे ज़्यादा, क्योंकि माँ हमारे घर में कहा गया है, हमारे समाज में कहा गया है प्रथम गुरु माँ होती है, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, माँ बाप का। तो माँओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर माँ हूँ तो मैं माँ अपने एज ए मदर अपने बच्चों का परवरिश कैसे करूँ, उनको कैसी
ऐसी शिक्षा दूं जिससे कि वो संस्कारवान व्यक्ति बन जाए, वो पैसे के पीछे ना भागे, वो अच्छा लायक इंसान बन जाए, उसके अंदर बुद्धि अच्छी हो। अगर वो अच्छी बुद्धि से, अच्छी सोच के साथ जो भी व्यवसाय करेगा, जो भी काम करेगा, उसमें वो सफलता लेगा ही लेगा, क्योंकि उसने एक सही सार्थक बुद्धि से, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे मूल्यों के साथ वो शिक्षा ग्रहण की है। हम केवल पैसे की एन केन प्रकरण, तुम्हें पैसा कमाना है और पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं। पैसा ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म पर कुछ खुशी दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो अंततः शिक्षा या ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कि आपको आगे चल के आपका जीवन किस लिए हुआ है, और आगे ईश्वर ने आपको पैदा किस लिए किया है, और आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। हमारे यहाँ तो सा विद्या वो मुक्त है, यही कहा गया है। तो विद्या वो जो आपको मुक्त कर दे, आपको सारे बंधनों से तोड़ दे, ऐसी विद्या को जब तक हम माया नहीं समझाएंगे, और उसी तरह से जो परिवार, जो संबंध, जो घरों में संबंध खराब हो रहे हैं, या पति पत्नी में संबंध खराब हो रहे हैं, या रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसमें भी मैं उन माओं को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों को अपनी शिक्षा ना दें कि आपने घर में कैसे किया। आप अपनी बेटियों को ये बताएं कि जो तेरा ऊपर से, क्योंकि हमारे यहाँ ये मानते हैं कि संबंध हम नहीं जोड़ते, ईश्वर जोड़ता है। ऊपर से विधान होता है कि आपको किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ आपका विवाह होगा। तो जो ईश्वर ने जिसके साथ संबंध जोड़ दिया, उसका तोड़ने का अधिकार भी हमारा नहीं है। उसको बनाना, कैसे बनाना है, उस बेटी को समझाइए कि वो घर अब तुम्हारा है, तुम उस घर में धीरे धीरे एडजस्ट हो। अपनी बात अगर जो तुम्हें नहीं समझ में आती है वो भी प्यार से समझाओगे, क्योंकि प्यार में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर प्यार से अगर आप अपने पति को, अपनी सास को, अपने ससुर को कुछ समझाते हैं कि नहीं ये गलत है पिताजी, माँ ये गलत है, आपके टाइम में ऐसा नहीं था, तो मेरे ख्याल से वो लोग समझ सकते हैं। ना कि वो माएँ अपनी बेटी को ये सिखाएं कि नहीं तू ऐसा मत करना, तेरे लिए मैं तैयार हूँ। ऐसी माएँ जो सिखाती हैं वही परिवार टूटते हैं, वही संबंध टूटते हैं। आज समाज में, आज न्यायालयों में भीड़ लगी हुई है पति पत्नी के तलाक की। इतने रिश्ते हैं, पहले तो बच्चे रिश्ते करते नहीं है, फिर वो जल्दी से तलाक हो जाते हैं। इसका मेन कारण ये है कि हम बड़े लोग अपनी जिम्मेदारी को ढंग से नहीं समझ पा रहे। वो बच्ची 4 साल अगर उस घर में एडजस्ट हो गई, उस घर को अपना मानने लगी, तो वो फिर आपकी याद नहीं करेगी, और आपको उस पर गर्व होगा कि मेरी बच्ची ने अपना घर संभाल लिया। उल्टा ही हम उसे ये सिखाते हैं कि नहीं तू उस घर में ऐसे चल। आप क्यों उसकी दुश्मन बनी हुई हैं, उसके घर की दुश्मन बनी हुई हैं? आप उसकी एक अच्छी सहेली बनकर, एक अच्छी सखा बनकर उसको कहें कि तुझे अब उस घर से मतलब है, उस घर में कैसे करना है ये तेरी समझ होनी चाहिए। तेरे पास वो, मैंने तुझे पढ़ा दिया, मैंने तुझे शिक्षा दे दी, अब तेरी अपनी बुद्धि काम करेगी कि उस घर में तुझे कैसे एडजस्ट होना है। तो जब ये माएँ छोड़ देंगी तो मुझे लगता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरा, उस पतियों को भी मुझे थोड़ी सी सीख देनी है, जो पति, जो वर्किंग वुमेन है। हम सभी पुरुषवादी समाज रहा है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ की जो परंपरा रही या सभ्यता रही कि हमने पहले जो वैदिक कालीन युग में हमने ये डिवाइड किया था कर्मों के आधार पर कि ठीक है, पुरुष बाहर का काम करेगा और महिला घर के अंदर का काम करेगी, और वो घर के अंदर का काम करके बच्चों को पालन पोषण करेगी, और पुरुष बाहर अर्थ कमा के उनकी आर्थिक रूप से सशक्त करेगा। ये अच्छी परंपरा थी और उसका बहुत कुछ लाभ भी थे। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि भौतिकवादी युग है और हमें वैश्विक युग में अपने आप को साबित करना है, अपने समाज को साबित करना है, और ऐसे समय में अगर पति पत्नी दोनों आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं तो वो समाज जल्दी तरक्की करता है। इसलिए आज की आवश्यकता बन गई कि पत्नी भी, स्त्री भी बाहर जाके अर्थोपार्जन करे और कमा के लाए, और पति उसमें बराबर। आजकल तो जो शादी होती है, बच्चा ये चाहता है कि मेरी पत्नी वर्किंग हो, लेकिन अगर वो वर्किंग पत्नी चाहता है तो घर का काम फिर दोनों बराबर क्यों नहीं बांटते हैं? वो भी उसकी जिम्मेदारी है। वो ये समझाए, वो अपनी माँ को भी समझाए। कभी कभी उनके माँ बाप उनको इस तरह से कहते हैं कि अच्छा तू बेबी का गुलाम हो गया, ये काम करेगा, क्योंकि वो समय अलग था, आज का समय अलग है। समय के साथ साथ हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी, हमें अपने संस्कार भी बदलने, काम के तरीका भी बदलना पड़ेगा कि हम क्या उस समय ठीक था और आज क्या ठीक है। आज हम दोनों की जिम्मेदारी है कि पत्नी भी 7 बजे आ रही है और वो भी थक के आ रही है ऑफिस में से, निश्चित रूप से। तो मैं ये अपेक्षा ना करूं कि मैं पहले आ गया हूं तो वो उसके बाद भी आके वो ही खाना बनाएगी, वो ही मुझे चाय बना के देगी। मैं भी उसको चाय बना के दे सकता हूँ, मैं भी कुछ काम ऐसा कर सकता हूँ कि चलो दोनों मिलके ये काम करते हैं और दोनों एक दूसरे की चीज़ों को समझेंगी।
तो वो शायद जो वर्किंग जीवन है वो अच्छे से निकल जाएगा। इसलिए वो जो लड़ाइयाँ होती हैं कि नहीं तू ऐसा नहीं करेगा, तेरा काम ये है, वो काम ये है, और वहीं से विघटन, शादी विच्छेद शुरू हो जाते हैं, वो शुरू होना ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। और तीसरी चीज़, इसमें बहुत बड़ा रोल काउंसलर भी निभाते हैं, वकील निभाते हैं। कभी कभी ये लगता है, वैसे तो आज के टाइम में ये कहा गया है कि सबसे पहले उनको अगर आपसी सलाह का मौका देते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी ये चाहिए कि वो उनको ऐसी काउंसलिंग करें कि उनका घर टूटे ना। कभी कभी वकील और न्यायाधीश वो लोग भी ये तो करते हैं, न्यायाधीश तो खैर नहीं, मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि उनकी भूमिका बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा अहम वाली है कि समाज में क्या घट रहा है। लेकिन कभी कभी वो भी उन्हें गलत सलाह देके, क्योंकि उनको पैसा दिखता है वकील वगैरह को, तो वो भी अपने मुवक्किल को कि नहीं तू केस डाल दे, मैं तुझे इतना दहेज का पैसा दिलवाऊंगा, तुझे इतना करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, और वो भी उसे गलत सलाह देके उन्हें भटका देते हैं। तो एक अच्छी शादीशुदा जीवन किस तरह से चले, इसके लिए हम सभी, मतलब पति पत्नी और उन दोनों परिवारों की जिम्मेदारी है कि वो उसको किस तरह से एक अच्छे सही दिमाग से, एक सोच से, सकारात्मक सोच से, उनकी जहाँ गलतियाँ हैं, जहाँ बच्चे गलती करते हैं वहाँ दोनों को डांटे, चाहे बेटा की गलती है तो बेटा को डांटे, बहू की गलती है तो बहू को डांटे, जहाँ प्यार करने की बात है वहाँ प्यार करें, उन्हें सपोर्ट करें, उनकी चीज़ों को समझें, तो शायद ये रिश्ते आगे चल के अच्छे हो सकते हैं और नई पीढ़ी उससे कुछ सीख ले सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।